Hello students, welcome to the class of strength of material. Student, in last class we have seen the all different end condition of different column. As we know, there are four condition of different column. One is both end fix, both end free, both end hinge, one end hinge, one end free, and another end is fixed and free. So there are four condition which we have seen in the last class. Now we are just going to discuss today lecture what is the slenderness ratio, what is the significance of slenderness ratio in different columns, और हमें ये भी देखना है कि जो कॉलम्स होते हैं उसमें लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम और मीडियम कॉलम कब कहा जाता है। देखो दो चीज़ें हैं बच्चों समझने की जो हमें अच्छे से समझनी है। क्या कि किसी कॉलम को लॉन्ग कॉलम या डिफरेंट कॉलम कब जाता है। अब देख जैसे हमें सुनने में आता है कि हमने कहा लॉन्ग कॉलम, तो लॉन्ग कॉलम हमारे माइंड में एक आता है कि एक कॉलम ऐसा जिसकी हाइट ज़्यादा हो। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को ये मिथ है कि लंबाई अगर किसी की ज़्यादा है हाइट अगर किसी की ज़्यादा है कॉलम की तो वो लॉन्ग कॉलम है, ऐसा नहीं है। हमें कॉलम में दो चीज़ें देखनी होती है बच्चों। क्या देखो, सबसे पहले हमें समझना है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि क्या कॉलम्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होने पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है। पहले इस पॉइंट को हमें समझना है। फॉर एग्जांपल मैंने दो कॉलम लिए, ठीक है, एक कॉलम मेरा ये है, इस टाइप से दोनों दिखेगा ऐसे ही, और हम क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे अंदर कि मेरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। दूसरा कॉलम लिया, इस टाइप का, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर नहीं है, वो हमने कहा कि क्या है, रेक्टेंगल है। अब क्रॉस सेक्शन तो ऊपर से दिखेगा ना, रेक्टेंगल है। ये दूसरा कॉलम है। एंड कंडीशन दोनों की सेम है, दोनों एंड क्या है, फिक्स्ड है। तो क्या इनका एरिया समान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एरिया समान हो सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो दोनों की लेंथ हमने मानी क्या, दोनों की लेंथ हमने L मान ली, ये भी लेंथ हमने L मान ली। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कहा A1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कहा A2, और ये कंडीशन कही क्या, A1 जो है वो A2 के बराबर है। ऐसा होगा? बिल्कुल हो सकता है। किस कंडीशन में? देखो A1 कितना होगा, π/4 d स्क्वायर, अगर d इसका डायमीटर है तो, और ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने माना कि बेस b है और हाइट कितनी है, h है, ठीक। तो जब ये कंडीशन लगाएंगे तो DBH में एक रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। तो हम डायमीटर जो रखेंगे सर्कल का वो हम B और H के कंपैटिबल में रखेंगे। हम कुछ वैल्यूज ऐसे लेंगे डायमीटर की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो दैट मीन्स अगर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन शेप है तो एरिया क्या हो सकता है, समान हो सकता है, नो डाउट। लेकिन क्या कभी डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो सकता है? इस बात को हमें समझना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखो बच्चों, अगर एरिया बराबर है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर एरिया बराबर है इसका कतई मतलब नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बराबर होगा। ये बात ध्यान रखना, इसका कतई मतलब ही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बराबर होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर नहीं होगा। तो पहली बात यह है कि अगर मेरे पास दो कॉलम है डिफरेंट क्रॉस सेक्शन शेप के, तो मैं ये कैसे पता लगाऊं किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किसकी स्ट्रेंथ कम होगी? पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि अब दोनों में से कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है, मुझे बकलिंग टेंडेंसी के बारे में कैसे जानकारी लगेगी? मैं तो बार बार क्या करूँगा, बार बार यूलर्स फॉर्मूला लगाता चले जाऊँगा, तो वो मेरे लेंथी मेथड हो जाएगा। कन्वेंशनल मेथड क्या होगा, कन्वेंशनल मेथड सिंपल सा होगा कि हम क्या करेंगे, सब चीज़ें सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। हमने इसके लिए PE1 कर कैलकुलेट किया, कितना आ जाएगा, π² EI मिनिमम डिवाइड बाय कितना होगा, LE², यही तो होगा। ठीक है, इसके लिए भी हम PE2 कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है, यहाँ आई मिनिमम को मैं I1 लिख देता हूँ, ठीक है, 1 की बात कर रहे हैं। सेम मटेरियल क्या है तो ई तो सेम ही रहेगा, तो ये I2 हो जाएगा डिवाइड बाय LE²। चूँकि दोनों की एंड कंडीशन क्या है, बराबर है, इसे LE1 जो होगा LE2 के बराबर हो जाएगा। मैं क्लियरली कह सकता हूँ LE1 बराबर होगा LE2 के, क्योंकि दोनों की एंड कंडीशन बराबर है, दोनों सेम मटेरियल क्या है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो PE1 है डिवाइड बाय PE2, अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से आ जाएगा मेरा I1 डिवाइड बाय I2, ये रेशो आ गया, दोनों हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रेशो आ गया। लेकिन ये कैलकुलेशन करना लेंदी मेथड होते हैं, ये बार बार हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर डिफरेंट कंडीशन। अच्छा, इसमें हमें ये जानकारी नहीं मिल रही है कौन सा लॉन्ग कॉलम है कौन सा शॉर्ट है, और लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम किस पे बात की जाती है, वो की जाती है बात बकलिंग टेंडेंसी पे। तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं दोनों लॉन्ग कॉलम है, यहाँ तो कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि ये दोनों लॉन्ग है भी नहीं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं लॉन्ग कॉलम मान के, जरूरी थोड़ी ना ये लॉन्ग हो। बात समझ में आ रही है मेरी बच्चों, जरूरी नहीं है ये लॉन्ग हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं ये लॉन्ग हो। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट कैसे यूज कर रहे हैं, इसका कोई पर्पस समझ नहीं आता है कि हम ये मान के क्यों चले कि ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट भी तो हो सकते हैं। तो ये कैसे पता लगाएं कि कोई दो कॉलम सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर हो, मतलब सेम क्रॉस सेक्शन एरिया उनका बराबर हो, ठीक है, और सेम मटेरियल के हो, तो उनमें हम कंपेयर कैसे करते हैं। अगर मान लो हमें दो कॉलम में कंपेयर करना है जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होने का मतलब ये कतई नहीं है दोनों एक ही शेप के हों, ठीक है। तो अगर किन्हीं दो कॉलम के बीच में हमें कंपेयर करना है जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है और सेम मटेरियल क्या है, तब हम कैसे कंपेयर करें, क्योंकि ये जो कंपैरिजन हो रहा है ये तो लॉन्ग कॉलम मान के हो रहा है। तो अब हम एक पैरामीटर को फाइंड आउट करेंगे जो इन दोनों के बीच में हमें कंपेयर करके बताएगा किसकी स्ट्रेंथ कम है किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और ये भी बताएगा कि कौन सा लॉन्ग कॉलम है और कौन सा शॉर्ट कॉलम है, ठीक है। तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, फाइंड आउट नहीं सॉरी, उसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ता है कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या है, व्हाट इज दी कंसेप्ट ऑफ सिलेंडर रेशियो इन केस ऑफ डिफरेंट कॉलम्स, ठीक है। तो अब हेडिंग डालेंगे हम सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इस टॉपिक में इसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो का यूज़ जो किया जाता है वो कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, किन कॉलम में, डिफरेंट कॉलम में जो क्या हो सेम क्रॉस सेक्शन एरिया को और सेम मटेरियल के बने हो। तो लिखेंगे इट इज यूज्ड टू compare buckling loads of different column. It is used to compare buckling loads of different column which are made of same material, and having same cross sectional area, ठीक है। ये होता है हमारा सिलेंडरनेस रेशियो। अब ये तो पर्पस हुआ कि व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड इन दी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और बेसिकली इन दी कॉलम्स थ्योरी, राइट। पर डेफिनेशन ये नहीं है, डेफिनेशन ये एक रेशियो होता है। ये क्या है, एक रेशियो है। कॉलम को जब कभी भी हम देखते हैं तो हमें दो डायमेंशंस दिखती है। अगर हम कॉलम को देखें ध्यान से, हमें एक दो डायमेंशंस दिखती है। एक दिखती है उसकी हाइट जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाइट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर होता है, इसलिए एक हो गई एल से आएगी एल ई इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। और दूसरा हो गया क्रॉस सेक्शन,
क्रॉस सेक्शन क्या डिसाइड करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्रॉस सेक्शन क्या डिसाइड करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसकी जो बेंडिंग है, देखो बच्चों क्या होता है, बेंडिंग जो है वो परफेक्टली प्योर बेंडिंग तो होती नहीं, कभी एसेंट्रिक बेंडिंग भी होती है, ठीक है। कॉलम पे जब लोड पड़ेगा तो परफेक्टली प्योर बेंडिंग कभी नहीं होती, तो प्योर बेंडिंग नहीं होती, इसीलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है और उसका जायरेशन के साथ क्या इफेक्ट है उसको हम देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को हम क्या लिखते हैं? a इंटू के स्क्वायर, a इंटू के स्क्वायर, जहां k क्या है? k होता है लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। क्लियर है? ए क्या है? ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। होता है आई इजकल टू कितना होता है? फिजिक्स में अगर हम जाएं तो आई इजकल टू हम क्या लिखते हैं? आई इजकल टू हम लिखते हैं एम आर स्क्वायर। बेसिकली ये आर जो होता है वो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, ना कि रेडियस, क्योंकि डिपेंड करेगा, अगर प्योर बेंडिंग है, प्योर कर्वेचर मिल रहा है तो क्वार्टर सर्किल बनेगा, क्वार्टर सर्किल में जो रेडियस होती है इसलिए हम आर ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं, ये एलिप्स भी बन सकता है, इसलिए यहाँ हम रेडियस ऑफ जायरेशन लेते हैं। लीस्ट इसलिए कहा क्योंकि हम किस में इंटरेस्ट रख रहे हैं? हम इंटरेस्ट रख रहे हैं मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, इसलिए हमने कहा लीस्ट। जब ये लीस्ट होगा तो आई भी मिनिमम ही होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दो डायमेंशंस दिख रही हैं, एक तो डायमेंशंस है हमारी ये क्रॉस सेक्शनल शेप और एक है लेंथ। तो इन दोनों की कंपैटिबिलिटी से ही हमें बताना है, इनके रेशो को ही हमने कुछ रेशो को एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना है, जिससे हमें ये पता लगे ये लॉन्ग है कि शॉर्ट है, यानी कि इसकी बकलिंग टेंडेंसी हमें मालूम हो सके, वो चीज हमें देखनी है। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है, देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना। अब आप कैसे पता लगाओगे? देखो सपोज मैंने कहा कि एक कॉलम मेरे पास है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन लेंथ उतनी ही है जितनी दूसरे कॉलम, और दूसरे कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है, लेंथ उतनी है। तो अब हम किसे शॉर्ट कहें किसे लॉन्ग कहें, ये कैसे पता लगा है? असली चीज ये है कि लेंथ तो यहां बराबर है, तो ये तो देखने में ऐसा लगेगा कि दोनों कॉलम क्या है, या तो शॉर्ट होंगे या तो लॉन्ग होंगे। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं होता है, सेम लेंथ के भी कॉलम डिफरेंट कैटेगरी के हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया का जो शेप है वो कैसी है और वो कितना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन के रिस्पेक्ट में। तो इन दोनों के रेशो को हमें देखना है। वही रेशो जो होता है वो होता है आपका सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है। वही रेशियो आपका होता है सिलेंडरनेस रेशियो। तो असली बात यह है, तो सिलेंडरनेस रेशियो की बेसिक डेफिनेशन क्या है उसको हम समझते हैं कि किसे हम कहते हैं सिलेंडरनेस रेशियो, कैपिटल एस, ठीक है। सिलेंडरनेस रेशियो, ये बेसिकली क्या है? रेशियो है। डेफिनेशन से पता लग रहा है, इसके नाम से, सॉरी। रेशियो किसका है? कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ, it is the ratio of effective length to the least radius of gyration। ये होता है हमारा सिलेंडरनेस रेशियो। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल S and S will be equal to the LE divided by K। ये होता है मेरा
स्लेंडरनेस रेशियो। अभी हम ये बात करेंगे कि हमें एल ई बाई के को हमने एस क्यों माना, एक पैरामीटर क्यों माना, वो अभी हम बात करेंगे जब मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा इसका, वो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम इसके रेशियो को देख रहे हैं। क्योंकि ये एक रेशियो है, एक पैरामीटर बन जाएगा, और जो बकलिंग लोड होता है वो टोटली डिपेंड होगा इस पैरामीटर पे, और कोई फंक्शन नहीं होगा, इसीलिए हमने इसको एक रेशियो मान लिया है। ठीक है, देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस है इसका। देखो यूलर बकलिंग लोड जो है क्या होता है हमारे पास, पीई क्या है, पीई की वैल्यू है स्मॉल एन इंटू पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइड बाय एल स्क्वायर। लेकिन हमें तो एल ई की फॉर्म में चाहिए, तो एल ई वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइड बाय एल ई स्क्वायर। ठीक, अब मुझे मालूम है कि जो आई मिनिमम है वो क्या होता है, एरिया इंटू के स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। देखो तो पीई कितना आ जाएगा, पीई आ जाएगा हमारा पाई स्क्वायर ई इंटू ए के स्क्वायर डिवाइड बाय एल ई स्क्वायर। ठीक, अब मैंने क्या किया, के को ले गए नीचे, तो ये आ गया पाई स्क्वायर ई ए डिवाइड बाय एल ई अपॉन के स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये टर्म जो है कितना आ जाएगा, एल ई अपॉन के क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो, ये हो जाएगा एस स्क्वायर। चूँकि सिलेंडरनेस रेशियो की बेसिक पर्पस में ये लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू कंपेयर बकलिंग लोड्स ऑफ डिफरेंट कॉलम विच आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या होगा, ई क्या होगा हमारा, सेम, एंड हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन है हमारा पी ई इजगल टू कितना आया, पाई स्क्वायर ई ए अपॉन एस स्क्वायर। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं फॉर गिवन ई एंड ए, जो पी ई है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/s² के। पी ई क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, s²। यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यही जो टर्म है वो ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो अब इसको समझना है, इसको बहुत अच्छे से समझना है कि ये क्या चीज़ है। पी ई जो है हमारा आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/s²। कब, फॉर गिवन एरिया एंड ई। यही हमारी कंडीशन थी कि हम उन कॉलम्स का कंपेयर कर रहे हैं जो सेम मटेरियल के बने हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया इनका सेम हो। क्लियर है। और यहाँ से हम स्ट्रेस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पी ई कितना आया था, पी ई आया था पाई स्क्वायर ई ए अपॉन एस स्क्वायर। इस ए को अगर हम नीचे ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर ई अपॉन एस स्क्वायर, और ये होगी हमारी बकलिंग स्ट्रेस, ये होगी हमारी बकलिंग स्ट्रेस। ये भी डिपेंड करती है सिलेंडरनेस रेशियो पे। ये हो गई हमारी बकलिंग स्ट्रेस। सिग्मा ई क्या है, इसको हम कह सकते हैं बकलिंग स्ट्रेस। क्लियर है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि S जो है अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पहले इस केस को देखते हैं, तो PE जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा। PE का मतलब है कम होना का मतलब कि जो बकलिंग लोड है, बकलिंग स्ट्रेंथ
वो कम हो जाएगी। बकलिंग स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि पीई डिनोट करता है बकलिंग स्ट्रेंथ को, तो बकलिंग स्ट्रेंथ बड़ी कम हो गई। बकलिंग स्ट्रेंथ कम होने से क्या हुआ, बकलिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। बकलिंग स्ट्रेंथ के कम होने से क्या हुआ, बकलिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और जब बकलिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो किसकी टेंडेंसी होती है बकल करने की ज़्यादा, लॉन्ग कॉलम की, शॉर्ट कॉलम की, लॉन्ग कॉलम की, तो वो होगा लॉन्ग कॉलम। यहाँ से एक बात पता लग गई कि किसी भी कॉलम का अगर सिलेंडरनेस रेशो ज़्यादा है तो वो लॉन्ग कॉलम होगा। बात समझ में आ गई। इसको अभी देखेंगे, इसका हमें यूज़ करना है डायग्राम में, ठीक है, इसका हमें यूज़ करना है। इसको राइट साइड में लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, नीचे हम शॉर्ट कॉलम वाली कंडीशन ले लेंगे। बकलिंग स्ट्रेंथ कब कम, जब P की वैल्यू कम, P की वैल्यू कम जब S बहुत ज़्यादा। तो जब बकलिंग स्ट्रेंथ कम हो गई तो इसका मतलब बकलिंग टेंडेंसी बढ़ गई, बकलिंग टेंडेंसी बढ़ गई। इसका मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, वो है हमारा लॉन्ग कॉलम। ठीक हो गई बात। इसी का जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। अगर सिलेंडरनेस रेशो कम हो, ठीक है, सिलेंडरनेस रेशो अगर कम हो तो क्या होगा, पीई हो जाएगा ज़्यादा। पीई ज़्यादा हो गया तो बकलिंग स्ट्रेंथ बढ़ गई, बकलिंग स्ट्रेंथ बढ़ गई। बकलिंग स्ट्रेंथ बढ़ गई तो बकलिंग टेंडेंसी कम हो गई, बकलिंग स्ट्रेंथ बढ़ गई तो बकलिंग टेंडेंसी हो गई कम। बकलिंग टेंडेंसी कम होती है किस कॉलम में, शॉर्ट कॉलम में। समझ में आ रही है बात। तो सिलेंडरनेस रेशियो ही एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें इस बात की जानकारी दे रहा है कि कोई कॉलम की टेंडेंसी, बकल करने की टेंडेंसी क्या होगी, और बकल करने की टेंडेंसी पे ही हम किसी कॉलम को कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो कॉलम लॉन्ग कॉलम होगा कि शॉर्ट कॉलम होगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो इन कॉलम थ्योरी, राइट। अब ये जो कम और ज़्यादा की बात कर रहे हैं, ये देखो दो तरीके से कम हो सकता है, इसको हमें समझना है कि कम और ज़्यादा कैसे हो सकता है। दो तरीके से कम हो सकता है, इसको हम समझते हैं अभी कि कम और ज़्यादा जो है वो कैसे होगा। देखो सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो है LE/K। तो इसके केस बनेंगे दो, कम और ज़्यादा के। पहला केस वन ये होगा कि जब हमारा K1 बराबर क्या हो, K2 यानी कि K, ठीक है, और लेंथ हमारी डिफरेंट हो, यानी कि मैंने कहा L2 है हमारे पास, ठीक है। ये केस लेके चले, दो कॉलम है जिसका K1 बराबर K2। लीस्ट रेडियस ऑब्जर्वेशन कब होगा, जब हमारा सेम क्रॉस सेक्शन शेप होगी। इसको समझ लेना है। मैंने एक कॉलम लिया जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर, ठीक है, ये एक लेंथ हो गई L1। दूसरा कॉलम लिया, उस दूसरे कॉलम का भी क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर, सेम डायमेंशन है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सेम डायमेंशन का तो D1 बराबर D2 होना है। तो ये तो दोनों बराबर हो गए, लेकिन लेंथ डिफरेंट होगी L2।
लेंथ डिफरेंट हो गई। समझ में आ रही है बात? तो अब ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो S1/S2 कितना होगा? Le1/Le2। चूंकि दोनों की एंड कंडीशन सेम है, क्योंकि दोनों की एंड कंडीशन सेम है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं L1/L2। ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्योंकि दोनों की एंड कंडीशन सेम है। ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लो दोनों एंड फिक्स हैं, ठीक है, दोनों एंड फिक्स हैं, तो Le कितना आता है ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं, है ना? तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये भी कंडीशन सेम है, ये कंडीशन भी सेम है। तो ये चीज है हमारा। अब ये इसके बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना। ये कौन सा बोथ एंड फिक्स वाला केस है ना? तो जब बोथ एंड फिक्स वाला केस है तो इसमें कितनी होती है? आई थिंक L/2 होती है। तो ये L1/2 आ जाएगा, ये L2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये रेशो ही आ जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी L1 L2 से कम है, जो कि इस फिगर में हमें दिख रहा है, L2 इज ग्रेटर देन L1, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि जो S1 होगा वो S2 से कम होगा। S1 जो होगा वो S2 से कम होगा, यानी कि इसका सिलेंडरनेस रेशो ज्यादा है, इसका कम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो कॉलम अगर हमारे सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के हैं, जिनकी डायमेंशंस भी बराबर हो, शेप भी बराबर हो, तो डायरेक्टली हम बात करेंगे लेंथ पे, कि जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो लॉन्ग कॉलम होगा, जिसकी लेंथ छोटी होगी वो शॉर्ट कॉलम होगा। पहली बात तो ये समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हम देख के बता देंगे कि भाई जो लेंथ जिसकी ज़्यादा है वो लॉन्ग कॉलम है, जिसकी कम वो शॉर्ट कॉलम है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारा K1 बराबर K2 बराबर K है, क्योंकि ये किसे बैलेंस करेगा? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बैलेंस करेगा, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। K का फॉर्मूला क्या है? K का फॉर्मूला है √I मिनिमम डिवाइड बाय A। दोनों वैल्यू बराबर होंगी दोनों के लिए, इसलिए K1 बराबर K2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो लॉन्ग कॉलम होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये S1 यहां पर क्या होगा देखो, S2 मेरा ज्यादा है, S2 मेरा ज्यादा है तो स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? Pe2। मैं डायरेक्टली कह सकता हूं Pe2 कितनी हो जाएगी? कम। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। Pe2 कितना हो जाएगा? कम। अगर P2 कम है तो बकलिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा। बकलिंग टेंडेंसी क्या होगी इस केस में? बकलिंग टेंडेंसी होगी ज्यादा। और किसकी बकलिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है? ये होती है लॉन्ग कॉलम की। तो डायरेक्टली वी कैन सी फ्रॉम हेयर, और वी कैन से दैट दिस इज माय लॉन्ग कॉलम एंड दिस इज द शॉर्ट कॉलम। एक तो ये हो गया सिलेंडरनेस रेशियो कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। दूसरा केस क्या होगा? दूसरे केस में जब हमारी लेंथ सेम होगी, अब वो चीज हो गई जो यहां पर है लिखी हुई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा केस ये होगा कि लेंथ अगर बराबर होगी तब कैसे पता लगाएं, क्योंकि लेंथ अगर ज्यादा कम है वो तो दिख जाता है, लेकिन अगर लेंथ बराबर हो तब कैसे पता लगाएं? तो केस 2 में हमने कहा कि एक कॉलम ये है हमारे पास, इसके भी दोनों एंड फिक्स्ड है। मान लिया इसकी शेप क्या है? सर्कुलर। इसकी लेंथ क्या है? ये है L। दूसरा कॉलम लिया, उसकी भी लेंथ L है, लेकिन जरूरी नहीं इसकी शेप सर्कुलर हो, इसकी शेप कुछ और होगी। मान लो रेक्टेंगल है, ये क्रॉस सेक्शन है, दिखा दिया हमने। दोनों की लेंथ बराबर है, एंड कंडीशन बराबर है, तो इफेक्टिव लेंथ भी बराबर हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात? इफेक्टिव लेंथ भी बराबर हो जाएगी, लेकिन इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ जायरेशन, इसका K1 है, इसका K2 है। अब रेडियस ऑफ जायरेशन किसका ज्यादा होगा? देखो K का फॉर्मूला है हमारे पास ये, जिसका ये रेशो ज्यादा होगा उसका रेडियस ऑफ जायरेशन ज्यादा होगा। ये हमें पता लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन करके। ठीक है,
ये हमें पता लगाना पड़ेगा। देखो अब इसका, अब दोनों सेम लेंथ के हैं तो अब कैसे बताएं कौन सा लेंथ शॉर्ट है और कौन सा लॉन्ग है, यही कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट हमें यही करना पड़ेगा। अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है, देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। K1 क्या आएगा, K1 हो जाएगा I1 अपॉन ए में बराबर लेके चलना हूं क्योंकि फिर मैं कंडीशन डाल रहा हूं कि क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा सेम है। यहां जो एरिया है वही एरिया यहां भी है, डायमेंशन अलग अलग होंगी बस, पर रेडियस ऑफ जायरेशन अलग अलग होगा। K2 क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I2 बाय ए। तो यानी कि वी कैन से दैट K1 अपॉन K2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन I2। पहली बात, चूंकि ये अगर डायमेंशन ज्यादा है, इसका भले ही क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, लेट अस सपोज I1 इज ग्रेटर देन I2 एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट K1 इज ग्रेटर देन K2। पहली बात, K1 इज ग्रेटर देन K2, ये मान के चल रहे हैं हम I1 इज ग्रेटर देन I2। तो S1 अपॉन S2 कितना है, वो कितना है LE1 अपॉन K1 डिवाइड बाय LE2 अपॉन K2। यानी कि हम कह सकते हैं ये वैल्यू है K2 इंटू LE1 डिवाइड बाय K1 इंटू LE2। LE1 से LE2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, तो इफेक्टिव लेंथ भी बराबर होंगी। तो फाइनली वी कैन से दैट S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू होगा हमारा K2 बाय K1, और K2 K1 से छोटा है। हमारे एजम्पशंस के अकॉर्डिंग हम क्या मान के चल रहे हैं, I1 इज ग्रेटर देन I2, तो K1 इज ग्रेटर देन K2। तो K1 जब K2 से बड़ा है तो यहां पर मैं सीधे कह सकता हूं कि जो S2 है वो ग्रेटर देन होगा S1। अब देखो यहां पर मजेदार क्या बात हुई, यहां पर मजेदार क्या बात हुई, क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम है तो S2 विल बी ग्रेटर देन S1। क्लियर है, K2 जब K1 से कम है तो ये वैल्यू 1 से कम होगी, तो 1 से कम वैल्यू होगी तो S2 इज ग्रेटर देन S1। अब देखने में क्या लग रहा है, ये बहुत छोटा लंबा लेंथ का लग रहा है, ठीक है। अब दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों की लेंथ बराबर है, आंखों से देख के नहीं बता सकते कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है, या ये भी नहीं बता सकते किसकी बकलिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी किसकी बकलिंग टेंडेंसी कम होगी, ठीक है। हम ये भी नहीं बता सकते देख के, अंदाजे से नहीं होना है काम, ये काम होना है इस रेशो के कैलकुलेशन पे, ठीक। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि S2 जो है वो ज्यादा है, तो यहां PE कितना होगा, कम होगा। PE कम होगा तो बकलिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, यहां पे वो हो जाएगी ज्यादा। तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ लॉन्ग कॉलम। देखने में लग रहा है कि दोनों कॉलम क्या है, सेम जैसे हैं, पर है नहीं ऐसा। इसकी बकलिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी क्योंकि इसका सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा आ रहा है, इसकी बकलिंग टेंडेंसी कम होगी क्योंकि इसका सिलेंडरनेस रेशियो कम आ रहा है। इस तरह से कंपैरिजन करना है फिर। तो फाइनली हमें क्या पता लगा, हमें फाइनली ये पता लगा कि अगर सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा हो तो वो लॉन्ग कॉलम की कैटेगरी में ट्रीट होता है, और सिलेंडरनेस रेशियो कम हो तो वो शॉर्ट कॉलम की कैटेगरी में ट्रीट होता है। ये चीज हमें मालूम लग गई, ठीक है, हमें ये चीज पता लग गई। अब क्या करें, अब देखो अब क्या करना है, क्योंकि मुझे पता लग गया अगर मेरा S ज़्यादा है तो वो लॉन्ग कॉलम की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि सिलेंडरनेस रेशियो किसका, लॉन्ग कॉलम का ज़्यादा होगा, किससे, सिलेंडरनेस रेशियो किससे, मीडियम कॉलम से, और मीडियम कॉलम का सिलेंडरनेस रेशियो किससे ज़्यादा होगा, शॉर्ट कॉलम से। ये बातें हमें पता लग गई, इस बात को ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये कहानी हमें पता लग गई पहली। दूसरी कहानी क्या है, जिसका सिलेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होगा उसका PE कम होगा इस फॉर्मूले से, यानी कि बकलिंग स्ट्रेंथ लॉन्ग कॉलम की क्या होगी, सबसे कम, फिर बकलिंग स्ट्रेंथ मीडियम कॉलम की उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो होगी, बकलिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं बच्चों, हम ध्यान रखना, वो होगी
शॉर्ट कॉलम की। तो एक बात हमें ये ध्यान में रखनी है, ठीक, एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो सिलेंडरनेस रेशो होता है वो लॉन्ग कॉलम का ज़्यादा होता है, इसी तरह जो स्ट्रेंथ होगी बकलिंग स्ट्रेंथ वो लॉन्ग कॉलम की सबसे कम होगी। अब एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं, क्योंकि कॉलम तो इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं अगर हम लेंथ बाय रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशो लें, ये भी एक कॉलम की तरह ट्रीट किया जा सकता है, राइट। ज़रूरी नहीं कॉलम बड़े बड़े होते हैं, कॉलम की कंडीशंस होती है उसको हमें चेक करना पड़ेगा। ये शॉर्ट कॉलम है जो मेरे हाथ में है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अब टेस्ट करने पड़ेंगे स्पेसिमेन ले लेके कि किस कंडीशन में हम किसको लॉन्ग कॉलम कहेंगे, किसको शॉर्ट कॉलम कहेंगे। तो फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये टेस्ट हमने स्टील पे किए हैं कि स्टील में अगर सिलेंडरनेस रेशो इससे ज़्यादा होगा तो वो लॉन्ग कॉलम की कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, और इससे कम होगा तो वो शॉर्ट कॉलम की कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, मीडियम कॉलम की कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है। तो फॉर स्टील के लिए सिलेंडरनेस रेशो की वैल्यू क्या है उसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो अलग अलग मटेरियल पर टेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम चेक कर लेते हैं। देखो सिलेंडरनेस रेशो वैल्यू फॉर स्टील, सिलेंडरनेस रेशो वैल्यू फॉर स्टील। देखो अगर सिलेंडरनेस रेशो बच्चों, अगर सिलेंडरनेस रेशो आपका लेस देन इक्वल टू 30 है स्टील के केस में, सिलेंडरनेस रेशो की वैल्यू क्या है, LE/K। अगर लेस देन इक्वल टू 30 है तो इट शुड बी ट्रीटेड लाइक शॉर्ट कॉलम, यस इट शुड बी ट्रीटेड एज शॉर्ट कॉलम, इसको हम कहेंगे शॉर्ट कॉलम। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं, बस ये टेस्ट के बेसिस पे है, टेस्टिंग की हुई है, कई सारे सैंपल लिए हैं तब टेस्ट किया है, तब देखा है हमने कि वो शॉर्ट कॉलम की कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। ऐसे ही अगर सिलेंडरनेस रेशो 30 से ज़्यादा है, या बीच में ले लेते हैं कि अगर सिलेंडरनेस रेशो 30 से ज़्यादा है और 100 से कम है या उसके बराबर है, तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ मीडियम कॉलम। एज अ मीडियम कॉलम। और अगर सिलेंडरनेस रेशो 100 से ज़्यादा हुआ तो इसको ट्रीट करेंगे एज अ लॉन्ग कॉलम। तो ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है फॉर स्टील। स्टील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। अगर LE/K की वैल्यू इन तीनों में से किसी में भी एक कैटेगरी में लाई कर रही है तो हम ये कहेंगे वो उस कैटेगरी वाला कॉलम है। क्लियर हो गई बात। तो अभी आपको एक चीज़ और समझानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। एक हमें स्ट्रेस और सिलेंडरनेस रेशो के बीच में ग्राफ बनता है उसको भी समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। उससे कभी कभी सवाल आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो हेडिंग डालेंगे ग्राफ बिटवीन सिलेंडरनेस रेशियो एंड बकलिंग स्ट्रेस। देखो अभी अभी हमने क्या देखा था कि जो मेरा बकलिंग स्ट्रेंथ है वो थी π²E/S²। क्लियर है। और यहाँ से हमने PE/A की वैल्यू को क्या लिखा था, π²E/S²। और इसको हमने लिखा सिग्मा E = π²E/S²। क्लियर। तो फॉर सेम मटेरियल के लिए मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेस इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S²।
अब ये क्या है, यहाँ स्क्वायर है, कहने का मतलब ये है, और 1/s² है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो स्लेंडरनेस रेशियो और स्ट्रेस के बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे वो बनेगा कुछ इस तरह का। अगर मैं इसे y एक्सिस पे इसको लूँ और x एक्सिस पे स्लेंडरनेस रेशियो को लूँ, तो ये एक पैराबोलिक कर्व है, वो भी डिक्रीजिंग स्लोप का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो पैराबोला बने। तो डिक्रीजिंग स्लोप का कहने का मतलब जैसे जैसे स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ेगा स्ट्रेस कम होगी, और पैराबोलिक है क्योंकि s² s1 तो है नहीं। अगर यहाँ 1/s होता तो ग्राफ बनता बच्चों ऐसा लीनियर, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसा, ये ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। अच्छा, कॉलम पे कौन सा फोर्स होता है बच्चों, कॉलम पे फोर्स होता है कंप्रेसिव। तो जब वो कंप्रेसिव फोर्स होता है तो हम यहां पर यील्ड कंप्रेसिव से ही कंपैरिजन करेंगे, हम यहां पर यील्ड कंप्रेसिव से ही कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे मान लो एक तो ये चीज हो गई, ठीक, और एक ये हो गई। तो हमें ध्यान रखना है क्या, कि ये तो बकलिंग स्ट्रेस है जो आ रही है, बात ठीक है, स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग है ये। तो एक तो ये वाली यहाँ पर स्ट्रेस क्या होगी, उसे कहेंगे हम स्ट्रेंथ यील्ड कंप्रेसिव, और एक होगी यहाँ इलास्टिक लिमिट। यहाँ क्या होगी, इलास्टिक लिमिट, क्योंकि ये कर्व अब जा चुका है, ठीक है। इससे नीचे स्ट्रेस क्या है, कांस्टेंट है, कर्व बता रहा है कि अगर यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर सेम स्ट्रेस है, तो वो इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देने वाली बात ये है, देखो बच्चों ये कौन सी स्ट्रेंथ थी, बकलिंग स्ट्रेंथ थी। तो जब स्लेंडरनेस रेशियो कम होगा तो बकलिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि मान लो कम होगा, मैं कहता हूँ ये पॉइंट है मेरा, सपोज मैं कहता हूँ यहाँ 30 है स्लेंडरनेस रेशियो, ये 0 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 100 है। इस तरह से हम बढ़ रहे हैं। तो हमने कहा जब हम 0 से 30 के बीच में है तो उसकी ये वाली स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे पॉइंट यहाँ मिल रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ कहीं यहाँ कहीं हो ऊपर, है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट मुझे मिलेगा इन्फिनिटी पे। तो कहने का मतलब है कि जब 0 से 30 के बीच में स्लेंडरनेस रेशियो रहेगा तब मेरी बकलिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, बात समझना बच्चों मेरी, है ना, कि अगर स्ट्रेंथ मेरी ज़्यादा है किससे, यील्ड कंप्रेसिव से, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है, तो मैं समझ जाऊंगा ये कहाँ से कैलकुलेट होगी, ये यहाँ से कैलकुलेट होगी। तो मेरे दिमाग में ये बात आ जाएगी, सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं शॉर्ट कॉलम की, शॉर्ट कॉलम में ही ऐसा होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि शॉर्ट कॉलम की बकलिंग स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा आती है, स्ट्रेंथ यील्ड कंप्रेशन। इसको क्या कहा हमने, स्ट्रेंथ यील्ड कंप्रेशन। समझ में आ गई बात। इस केस में जो मेरा स्लेंडरनेस रेशियो होगा वो क्या होगा, 0 से 30 के बीच में या बराबर। अच्छा, अब मैं जब 30 से 100 के बीच में बढ़ा तो मुझे ये रीजन मिला, तो ये मेरी इलास्टिक लिमिट है, ये मेरी स्ट्रेंथ यील्ड, तो इन दोनों के बीच में रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी आने वाली स्ट्रेंथ यील्ड कंप्रेसर से क्या हो, इससे कम, क्या हो, इससे कम, और इलास्टिक लिमिट से हो ज़्यादा। समझ में आ रही है बात, इलास्टिक लिमिट से हो ज़्यादा। कहने का मतलब है स्ट्रेंथ यील्ड कंप्रेशन से मेरी आने वाली बकलिंग स्ट्रेंथ कम हो, और सॉरी बीच में है ना, ये इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर मेरी स्ट्रेस ये वाली जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं इस फॉर्मूले से, इसकी वैल्यू
इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा आ रही है और ये जो वैल्यू है इससे कम है, तो ऐसा कब होगा? ठीक है, इसमें इक्वल टू का निशान भी लगा तो बराबर भी हो सकती है। ऐसा कब होगा? जब मेरा सिलेंडर नेच रेशो 30 से 100 के बीच में रहेगा। इसका मतलब बात कर रहा हूं मीडियम कॉलम की। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है बात? और फाइनली अगर मेरे आने वाली स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से कम हो गई, यहां बराबर का निशान लगाएंगे, इलास्टिक लिमिट से हमारी कम हो गई, तो इसका मतलब सिलेंडर नेच रेशो मेरा ज़्यादा होगा 100 से। मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग कॉलम की। मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग कॉलम की। तो इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आया? इस ग्राफ से हमें समझ में आया कि जब हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू, ये तो हमें पता है ना, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है ना, ये चीज़ हमें मालूम है, ये चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली। तो अगर इसकी वैल्यू यील्ड कंप्रेशन से ज़्यादा आ रही है तो मैं देख के समझ जाऊंगा ये शॉर्ट कॉलम है, इसकी बकलिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर बकलिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो बकल नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब वो बकल कौन सा नहीं होगा? जो शॉर्ट कॉलम होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज फॉर दी कॉलम थ्योरी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर मेरी बकलिंग स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की इलास्टिक लिमिट से भी कम आ रही है तो वो लॉन्ग कॉलम होगा, उस केस में बकल ज़्यादा कर जाएगा। इलास्टिक लिमिट जो है वो बहुत कम वैल्यू होती है, उससे भी अगर कम बकलिंग स्ट्रेंथ है तो वो तो एकदम बैंड कर जाएगा, एकदम बकल कर जाएगा। क्लियर है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये बातें हमें ध्यान रखनी है फॉर दी कॉलम थ्योरी। तो इन वैल्यूज को आप नोट करके लिखेंगे, ठीक है? तो लॉन्ग कॉलम में जो हम बकलिंग स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, ये फॉर्मूला है, इससे हमारी कैलकुलेशन होती है। तो लॉन्ग कॉलम में इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है कंपटीशन में, ठीक है? लॉन्ग कॉलम जो होता है उसमें इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है कंपटीशन में। अब बचता है आपका एक मीडियम कॉलम, जिसके लिए एक रैंकाइन फॉर्मूला है, उसको भी हमें देखना है कि वो क्या होता है। उसका डेरिवेशन नहीं है, वो तो एक लाइन का है, उसमें ज़्यादा कुछ समझना भी नहीं है। 10 मिनट का टॉपिक है, ख़त्म कर देते हैं। हेडिंग डालेंगे रैंकाइन फॉर्मूला, रैंकाइन फॉर्मूला बेस्ट फॉर मीडियम कॉलम, बेस्ट फॉर मीडियम कॉलम। एक चीज और याद रखना बच्चों, ये शॉर्ट कॉलम के लिए भी फॉर्मूला यूज किया जाता है, लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं बेस्ट फॉर मीडियम कॉलम, ठीक है? इट इज बीइंग यूज्ड फॉर बोथ शॉर्ट एंड मीडियम कॉलम, याद रखना। लेकिन मैंने सिर्फ लिखा है बेस्ट फॉर मीडियम कॉलम, ठीक है? क्लियर है? अब देखो ये क्या होता है, रैंकाइन फॉर्मूला जब मीडियम कॉलम की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों की बात करेंगे, क्या? क्रशिंग स्ट्रेंथ की भी बात होगी और बकलिंग स्ट्रेंथ की भी बात होगी। थोड़ा बहुत बकल करेगा, थोड़ा बहुत क्रश करेगा, दोनों के इफेक्ट आएंगे। तो कहने का मतलब है रैंकाइन फोर्स 1/PR, ये जो आता है वो आता है 1/PE + 1/PC। ये ध्यान रखना है हमें, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होते हैं, ठीक है बच्चों? ये रैंकाइन फॉर्मूला कहलाता है। ये कहाँ यूज करते हैं मैं ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है? तो यहां लिखेंगे वेयर
पीसी क्या होगा, पीसी होगा एरिया इंटू सिग्मा सी परमिसिबल। सिग्मा सी क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ। सिग्मा सी क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ। और पीई आपको मालूम ही है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम ऑफ एल ई स्क्वायर, आई मिनिमम ऑफ एल ई स्क्वायर। क्लियर है, ये वैल्यूज आ जाती है। अच्छा, ये कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ मीडियम कॉलम। रैंकाइन कॉलम, रैंकाइन फॉर्मूला कहाँ होता है, इट इज यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ मीडियम कॉलम। और मीडियम कॉलम क्या होता है, ये है आईसी इंजन कनेक्टिंग रॉड। आईसी इंजन कनेक्टिंग रॉड जो है वो मीडियम कॉलम की तरह यूज की जाती है। आईसी इंजन कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो क्या होती है, मीडियम कॉलम की तरह यूज होती है। ठीक, जब इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर फॉर्मूला क्या आता है, फिर फॉर्मूला आएगा, देखो कि जो पी आर है, जब दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो पी आर की वैल्यू आएगी ए इंटू सिग्मा सी डिवाइड बाय 1 प्लस सी इंटू एस स्क्वायर। ठीक है, इंटू एस स्क्वायर। सी जो होता है वो जो ये होता है रैंकाइन कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं रैंकाइन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है सिग्मा सी डिवाइड बाय पाई स्क्वायर ई। इसकी वैल्यू होती है सिग्मा सी डिवाइड बाय पाई स्क्वायर ई। और एस जो है वो है एल ई बाय के, स्लेंडरनेस रेशो। ए जो है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और जो पी आर है इसे कहते हैं आपका रैंकाइन स्ट्रेंथ। जैसे यूलर स्ट्रेंथ होती है वैसे ही रैंकाइन स्ट्रेंथ। तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है फॉर द मीडियम कॉलम। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, कुछ खास है नहीं इसमें समझने के लिए। मैंने तो आज तक इस पर कभी क्वेश्चन देखा नहीं है अपनी पूरी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ इसको, ताकि आए तो आप कर दो, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, ऐसा ना हो क्वेश्चन छूट जाए। वैल्यूज ध्यान रखनी है, देखो फॉर स्टील और कास्ट आयरन दो ही हैं। स्टील के केस में सी की वैल्यू क्या है वो आपको ध्यान रखनी है। स्टील के केस में सी की वैल्यू क्या है और सिग्मा सी क्या है, ध्यान रखना है। स्टील के केस में होती है ये 1 डिवाइड बाय 7500, और कास्ट आयरन के केस में होती है 1/1600। और जो ये सिग्मा परमिसिबल है, ये परमिसिबल होगी। स्टील के केस में होती है 330 मेगा पास्कल, और कास्ट आयरन के केस में होती है 560 मेगा पास्कल। ये आपको ध्यान रखनी है, ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वैल्यूज़, राइट। तो कभी भी मीडियम कॉलम का फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूला वही लगा देना है, क्या कि पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू सिग्मा सी परमिसिबल डिवाइड बाय 1 प्लस सी इंटू एस स्क्वायर। और ये वैल्यूज़ मैं लिखवा चुका हूँ आपको कि सी क्या है, एस क्या है। यहाँ से ये कैलकुलेट कर लेंगे, फिर अगर स्ट्रेस निकालनी है सिग्मा आर, वो आ जाएगी पी आर डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया।
जो कॉलम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं जितने भी तरीके के, वो क्वेश्चंस और वो कॉन्सेप्ट्स मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। 3 लेक्चर का टॉपिक होता है, 2 घंटे की LDRC होगी इसकी, टोटल 5 लेक्चर में कॉलम्स कंप्लीट हो जाता है। तो कॉलम्स कंप्लीट हो गया है आज आपका। नेक्स्ट आपके 2 चैप्टर बचते हैं, एक बचता है आपका स्प्रिंग और एक बचता है स्ट्रेन एनर्जी। समझ रहे हो आप? एक बचता है स्प्रिंग, एक आपका बचता है स्ट्रेन एनर्जी। तो वो 4-4 घंटे के हैं। तो आपका कोर्स लगभग ख़त्म होने जा रहा है, थोड़ा सा पार्ट रह गया है। स्ट्रेन एनर्जी हम शुरू करेंगे, लास्ट में हम स्प्रिंग देखेंगे। स्प्रिंग कुछ खास नहीं होता है, डिज़ाइन में ज़्यादा रोल है उसका। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 2 फॉर्मूले हैं, स्ट्रेस फार्मूला और एक आपको नंबर ऑफ टन्स का कॉन्सेप्ट बताना है स्प्रिंग में, वो कैसे रखा जाता है। बाकी स्प्रिंग में और कुछ खास है नहीं, 2-3 लेक्चर उसमें लगेंगे। ठीक है, तो जो भी आज हमने पढ़ा है आई होप आपको वो समझ में आई हो चीज़ें, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा स्ट्रेन एनर्जी वाला, वो थोड़ा सा लेंदी है, उसमें टाइम लगेगा, 4 से 5 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।